हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट राइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में चैप्टर नंबर 17, जहां पे हम क्या पढ़ेंगे, संपत्ति वित्त व कराधान किसकी भाई, जिला परिषद की, या फिर प्रॉपर्टी फिनांस एंड टैक्सेशन, यानी कि जिला परिषद कौन कौन से टैक्स लगा सकती है, या फिर जिला परिषद के पास कौन कौन सी संपत्ति रहेंगी भाई। और साथ साथ में जिला परिषद के पैसे की बात हुई है, यानी कि जिला परिषद फंड की बात हुई है भाई। कौन से चैप्टर में भाई? चैप्टर 17 के अंतर्गत भाई। इसके साथ में धाराओं को देख लेते हैं। तो धाराएं कहां से कहां तक हैं? तो धारा 144 से 154 तक क्या बात हुई है भाई? जिला परिषद के टैक्स व पैसे की बात हुई है। दोस्तों, इससे पहले हमने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की सभी धाराओं को बिल्कुल विस्तार से पढ़ा है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उन सभी वीडियो के वहां पे आपको लिंक मिल जाएंगे। इसके साथ साथ में दोस्तों, साथ साथ में मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं, उनको जरूर देखें भाई। ठीक है, जिन बच्चों ने सभी धाराओं को विस्तार में पढ़ा है वो मॉक टेस्ट को जरूर देखें भाई, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपका बिल्कुल रिवीजन हो जाएगा और जितनी भी जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, वो आपको याद हो जाएंगी। चलो भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। धारा 144 भाई, धारा 144 में क्या दिया गया है कि जिला परिषद की संपत्ति, यानी कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द जिला परिषद। तो भाई, जिला परिषद के पास कौन कौन सी संपत्ति होंगी भाई, किस धारा के अंतर्गत बात हुई है? धारा 144 के अंतर्गत। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन आता है कि कौन सी धारा के अंतर्गत, कौन सी धारा के अंतर्गत क्या बात हुई है, सबसे पहले तो आप ये याद रखें। फिर हम इसको थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहा गया है? तो कहा गया है कि जिला परिषद के पास चल या अचल संपत्ति के साथ साथ में, चल या अचल संपत्ति के साथ साथ में वो संपत्ति भी होती है जिसका वो निर्माण करवाती है। जैसे कि मान लिया कि जिला परिषद किसी इमारत का निर्माण करवाती है, किसी भवन का निर्माण करवाती है, कुछ दुकानों का निर्माण करवाती है। इसके अलावा जो भी कार्य जिला परिषद अपने फंड से करवाती है, यानी कि जिला परिषद के फंड से करवाती है, तो वो सभी संपत्ति किसके पास होंगी भाई? वो जिला परिषद के पास होंगी। चल या अचल संपत्ति के साथ साथ में जो कार्य जिला परिषद निधि, यानी कि जिला परिषद के पैसे से हुए हैं, वो सभी किसके अंडर में आएंगे भाई? वो जिला परिषद के अंडर में आएंगे भाई। ठीक है, इसके साथ साथ में कौन सी होंगी भाई? इसके साथ साथ में सरकार भी कुछ संपत्ति क्या करती है कि जिला परिषद को देती है। कुछ सरकारी कार्यों के लिए कुछ संपत्ति जिला परिषद को देती है, वो भी किसके अंडर में रहेंगी भाई? फिर जिला परिषद के अंडर में रहेंगी। किस धारा के अंतर्गत भाई? धारा 144 के अंतर्गत। दोस्तों, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। धारा 145 भाई, धारा 145 में क्या दिया गया है कि जिला परिषद निधि, यानी कि जिला परिषद की निधि की बात हुई है, या फिर हम ये लिख सकते हैं जिला परिषद फंड भाई। जिला परिषद के फंड की, यानी कि पैसे की बात हुई है। तो जिला परिषद के पास पैसा कहां से आता है, ये तो हम क्या करेंगे कि इसमें ही पढ़ेंगे, जिला परिषद के पास पैसा कहां से आता है। लेकिन इसके साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, साथ साथ में दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो हम साथ साथ में आपको बता रहे हैं। जैसे कि पंचायत समिति के बजट की बात, कमेटीज की बात और साथ साथ में फंडों की बात, सभी हम साथ साथ में डिस्कस कर रहे हैं भाई। ठीक है भाई, तो धारा 145 के अंतर्गत जिला परिषद निधि की बात हुई है। कहा गया है कि हर जिला परिषद का एक ग्राम निधि नहीं भी, जिला परिषद निधि होनी चाहिए। जिला परिषद निधि होनी चाहिए भाई। किस धारा के अंतर्गत? धारा 145 के अंतर्गत भाई। अब बात करते हैं दोस्तों ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत में भी ऐसा कहा गया है कि हर ग्राम पंचायत का एक ग्राम फंड होना चाहिए। और फिर पंचायत समिति में भी कहा गया है कि हर पंचायत समिति का एक पंचायत समिति निधि होनी चाहिए, यानी कि हर किसी का एक फंड होना चाहिए। तो यहां पे बात की हमने धारा 145 के अंतर्गत। अब साथ में हम यहां पे लिख देते हैं धारा 39 के अंतर्गत ग्राम फंड की बात हुई है, और धारा 98 के अंतर्गत क्या बात हुई है? पंचायत समिति के फंड की बात हुई है। तो 3 क्वेश्चन आपके पास हो गए हैं। धारा 39, 98 और 145, तीनों धाराएं याद करें भाई। 39 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के फंड की बात हुई है, यानी कि ग्राम फंड की बात हुई है। धारा 98 के अंतर्गत पंचायत समिति के फंड की बात हुई है, और धारा 145 के अंतर्गत जिला परिषद के फंड की बात हुई है भाई। ठीक है, अब बात आती है कि जिला परिषद निधि में आता क्या है, यानी कि इसके पास पैसा कहां से आता है? पैसा कहां से आता है? तो भाई हम बात करते हैं, तो पैसा कहां से आएगा भाई? या तो सरकार उसको ग्रांट देगी भाई, या फिर क्या होगा कि
जिला परिषद के पास कुछ पावर हैं जिसके थ्रू वो क्या कर सकती है, टैक्स लगाती है, फीस कलेक्ट करती है। ठीक है, मान लिया कि टैक्स लगाया और फीस यानी कि कुछ दुकानें बनवाती है, यानी कि उसकी जितनी भी जो संपत्ति है उनके ऊपर क्या करती है, वो किराया भी वसूल करती है। तो भाई जिला परिषद जितने टैक्स और जो संपत्ति है, फीस है, सभी को मिला के किसका निर्माण होता है, जिला परिषद निधि का निर्माण होता है भाई। ठीक है, इसके साथ साथ में ये भी कहा गया है कि जिला परिषद के कुछ सेवक होते हैं भाई, जैसे कि कुछ नौकरी के ऊपर काम करते हैं, वो क्या करते हैं, उस एरिया के अंदर कुछ कूड़ा कचरा या फिर कुछ अगर कुछ पशुओं की डेथ हो जाती है तो फिर क्या करते हैं, उनकी हड्डियों को बेच के, मतलब कहने का मतलब है जितना भी कूड़ा करकट है इन सभी को बेच के जो कमाई होती है वो भी किसका निर्माण करती है, वो भी करती है जिला परिषद निधि का निर्माण करती है। इसके साथ में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट और बात है कि जितने भी मेले लगते हैं भाई, जितनी भी दुकानें होती हैं, तो उन सभी से भी क्या ली जाती है, फीस ली जाती है, यानी कि टैक्स लिया जाता है। वो भी किसका है भाई, वो भी जिला परिषद निधि का निर्माण करते हैं। इसके साथ साथ में जितना फंड दिया जाता है, जैसे एक जिले को कुछ फंड दिया जाता है भाई, सरकार की तरफ से फंड दिया जाता है, तो उसका क्या होता है कि 5 से 10% जो फंड है वो ग्रांट इन एड होता है भाई। ग्रांट इन एड क्या होता है भाई, पहले तो ये याद रखें भाई, ग्रांट इन एड होता है कि अगर कोई मान ले कि ग्रांट दी गई है, वो किसी एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए दी गई है, स्पेसिफिक पर्पज के लिए दी गई है, उसको ग्रांट इन एड बोलते हैं कि कोई एक विशेष कार्य करना है भाई, उससे और कहीं उसका पैसा और कहीं नहीं लगा सकते। तो क्या करती है सरकार, जिला परिषद को जितना फंड देती है उसमें से 5-10% किसके लिए देती है, वो देती है भाई डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट के लिए, पंचायत विभाग के लिए देती है भाई। तो वो भी किसका निर्माण करती है, वो भी जिला परिषद निधि का निर्माण करती है। इसके साथ साथ में सरकार लोन भी देती है, तो लोन भी किस में आते हैं, वो भी जिला परिषद निधि में आते हैं। तो बहुत बातें हैं भाई बताने को, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस धारा के अंतर्गत है, तो धारा 145 के अंतर्गत। याद रखिए 39, 98 और 145 क्या बात हुई है, निधि की बात हुई है, यानी कि फंड की बात हुई है। इसके साथ में और याद कीजिए भाई आप, जैसे कि धारा 22 के अंतर्गत क्या बात हुई है भाई, धारा 22 में ग्राम पंचायत की कमेटीज की बात हुई है, यानी कि उप समिति की बात हुई है। इसके साथ में धारा 83 में पंचायत समिति की कमेटी की बात हुई है। इसके साथ में धारा 139 किसकी बात हुई है, जिला परिषद की कमेटी की बात हुई है भाई। सभी को साथ साथ में याद करते रहे भाई। इसके साथ में धारा 102 में क्या बात हुई है, पंचायत समिति के बजट की बात हुई है, पंचायत समिति के बजट की बात हुई है। ठीक है, साथ साथ में रिवीजन करते रहे भाई। इसके बाद बात करते हैं भाई धारा 146 में क्या है कि जिला परिषद की निधि का प्रयोग, यानी कि द एप्लीकेशन ऑफ द जिला परिषद फंड। भाई जिला परिषद निधि तो हो गई, जिला परिषद का फंड है, अभी इस पैसे को कहां पे प्रयोग में लाया जाएगा, तो भाई दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, जो भी जिला परिषद के कार्य व कर्तव्य होते हैं, तो उन सभी को करने के लिए किसका यूज किया जाता है भाई, जिला परिषद निधि। भाई पैसे का यूज करना है, पैसा निकाल लेंगे कहां से, जिला परिषद निधि से निकाल लेंगे भाई। तो जितने भी जो कार्य हैं, जैसे ऑडिट से रिलेटेड हो गए या अकाउंट से रिलेटेड हो गए, तो सभी कार्य क्या किए जाएंगे, जिला परिषद निधि से किए जाएंगे भाई, जिला परिषद निधि से किए जाएंगे। किस धारा के अंतर्गत किए जाएंगे भाई, धारा 146 के अंतर्गत किए जाएंगे। दोस्तों इसके साथ में एक चीज और दी गई है कि अगर मान लिया कि जिला परिषद ने कोई लोन लिया भाई, जिला परिषद ने लोन लिया है, तो फिर क्या होता है कि जिस टाइम पे ये फंड होता है, जैसे फंड इकट्ठा होता है, तो सबसे पहला कार्य इसमें क्या करना होता है कि भाई जो भी लोन लिया है, यानी कि उसका मूलधन और उसके साथ में उसका क्या है, ब्याज, जितना प्रिंसिपल लिया है और उसका जो ब्याज है, उन सभी को मिला के पहले वो ब्याज चुकाओ भाई, और फिर जो पैसा बचेगा उसको क्या है, विकास कार्यों के अंदर लगाएंगे भाई। ठीक है, किस धारा में भाई, धारा 146 में भाई। उम्मीद करते हैं साथ साथ में आपका रिवीजन हो रहा है। धारा 147 भाई, धारा 147 में क्या बात हुई है, कराधान की शक्ति, यानी कि पावर ऑफ द टैक्सेशन, यानी कि टैक्स लगाने की बात हुई है। पहले हमने फंड की बात की है, फिर टैक्स लगाएंगे भाई। ठीक है, तो कौन सी धारा के अंतर्गत लगाएंगे भाई, धारा 147 के अंतर्गत। क्या कहा गया है कि जिला परिषद सरकार के दिशा निर्देश व नियंत्रण में, सरकार के नियंत्रण में काम करेगी भाई, और उसके दिशा निर्देश का पालन करेगी, यानी कि सरकार के नियंत्रण व दिशा निर्देश के अनुसार
जिला परिषद सरकार की अनुमति से कोई भी टैक्स लगा सकती है भाई, अपने एरिया के अंदर कोई भी टैक्स लगा सकती है। किस धारा के अंतर्गत भाई? धारा 147 के अंतर्गत। अब भाई कौन सा टैक्स लगाएगी? वो टैक्स लगा सकती है जो कि एक राज्य की जो विधानसभा होती है, राज्य की विधानसभा को या फिर राज्य सरकार को जो टैक्स लगाने की जो संविधान से, यानी कि संविधान से जो शक्ति मिली है, तो उस प्रकार के टैक्स कौन लगा सकती है? जिला परिषद लगा सकती है। यानी कि किसी राज्य को संविधान के अंतर्गत जो टैक्स लगाने की पावर मिली है, वो सभी पावर क्या है कि जिला परिषद को भी दी गई है। किससे रिलेटेड? टैक्स से रिलेटेड भाई। किस धारा के अंतर्गत? धारा 147 के अंतर्गत। 144 में संपत्ति की बात हुई है भाई, 145 में पैसे की बात हुई है, 146 में पैसे का प्रयोग कहां पे किया जाएगा, 147 में टैक्स किस प्रकार लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक साथ में और बात करते हैं। साथ में दोस्तों आपको इस प्रकार पढ़ाएंगे कि सभी धाराएं आपको याद हो जाएंगी। थोड़ा आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जैसे कि हम बोर हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। साथ में जो आपने पढ़ा है उसका साथ में रिवीजन चलना चाहिए। और जो दोस्त नए आए हैं भाई, आप सभी क्या करें कि आप सभी वीडियोज को देखें भाई, जाके आप वहां से आकलन करें कि आपको क्या नया पढ़ने को मिला है भाई, आपको क्या नया पढ़ने को मिला है। पहले आपने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में क्या पढ़ा है और अब आपको क्या पढ़ने को मिला है, तो बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस मिलेगा भाई। ठीक है, तो भाई देखिए, हमने यहाँ पे बात की कि धारा 39, 98 और 145 भाई, इसके अंतर्गत तो हमने बात कर दी कि पैसे की भाई। अब ये बात करते हैं जो धारा 146 में जिला परिषद की निधि का प्रयोग हुआ है। अब बात करते हैं क्या ये पंचायत समिति में कोई धारा है? ये क्या पंचायत समिति में कोई धारा है? हाँ भाई, ये पंचायत समिति में धारा है। कौन सी धारा है भाई? तो धारा है 100 भाई, यहीं पे लिख देते हैं भाई धारा 100। तो पंचायत समिति में जो पंचायत समिति का जो फंड है उसको कहां पे प्रयोग किया जाएगा, तो इसकी बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है? धारा 100 के अंतर्गत हुई है। तो सीधा आप याद रख सकते हैं, धारा 100 में पंचायत समिति के जो फंड के प्रयोग की बात हुई है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ द पंचायत समिति फंड की बात हुई है। अब थोड़ा नीचे चलते हैं भाई। अब यहां पे क्या है कि धारा 147 में क्या है कि कराधान की शक्ति, यानी कि द पावर ऑफ द टैक्सेशन। ठीक है, ये तो जिला परिषद की है भाई। अब पंचायत समिति में भी तो कराधान की शक्ति थी, वो कहां पे है? तो भाई यहां पे हम लिख देते हैं, तो धारा 88 के अंतर्गत, धारा 88 के अंतर्गत पंचायत समिति में कराधान की शक्ति दी गई है भाई, धारा 88 के अंतर्गत। और दोस्तों आप इसको याद किस प्रकार रखेंगे कि जो भी आपकी टैक्सेशन की, जो कर लगाने की जो पावर है, जो पंचायत समिति में कहां से स्टार्ट होती है भाई? चैप्टर नंबर 11 में चलिए भाई। चैप्टर नंबर 11 कहां से कहां तक है? धारा 88 से धारा 105 तक है। धारा 88 से धारा 105 तक जो बात हुई है, किसकी हुई है? पंचायत समिति के फिनांस एंड टैक्सेशन की बात हुई है। और उसमें जो पहली धारा है, उस पहली धारा में ही कहा गया है कि पावर ऑफ टैक्सेशन, यानी कि पंचायत समिति की कर लगाने की शक्ति है भाई। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं धारा 148। 148 में क्या दिया गया है? कर लगाने की प्रक्रिया, यानी कि प्रोसीजर इन द इम्पोजिंग द टैक्सेज। यानी कि धारा 147 के अंतर्गत जो कर लगाने की बात हुई है, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये कहां पे दिया गया है? धारा 148 में दिया गया है। 147 के अंतर्गत टैक्स लगाया जाएगा, 148 में कैसे लगाया जाएगा, प्रक्रिया क्या होगी, उसकी बात हुई है। तो भी दोस्तों बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि जिला परिषद एक स्पेशल मीटिंग बुलाएगी भी, यानी कि विशेष बैठक बुलाएगी, जिसके अंदर टैक्स लगाने की बात होगी भी। अब दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, जब स्पेशल मीटिंग बुलाई जाएगी तो उसके लिए कोरम क्या होता है? कोरम होता है भाई 50%। कितना होता है भाई? 50%। ये आपके हरियाणा ग्राम सेवक एग्जाम में पूछा भी गया है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी जिसमें कर लगाने की बात होगी, तो कर लगा दिया जाएगा भाई। फिर क्या होगा कि जो भी वहां पे प्रस्ताव पारित होगा उसको एक नोटिस लगाया जाएगा उसका, तो नोटिस में बताया जाएगा कि किस व्यक्ति के ऊपर कितना टैक्स लगाया गया है, टैक्स की दर क्या है, इन सभी को नोटिस के थ्रू जनता को बताया जाएगा। अब किसी व्यक्ति को अगर मान लें कि आपत्ति है, तो क्या है कि 30 दिन के अंदर वो अपनी आपत्ति जाहिर कर सकता है। किसको? जिला परिषद को। जिला परिषद फिर से विशेष बैठक बुलाएगी और फिर क्या करेगी? उसके जो आपत्ति है उसको दोबारा से डिस्कस करेगी। अगर मान लिया कि
वो सॉर्ट आउट हो गया तो ठीक है, अगर सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो उसकी आपत्ति के साथ सरकार को नोटिस भेज देगी भाई। सरकार को क्या भेज देगी? वो प्रस्ताव भेज देगी भाई। अब सरकार के ऊपर है भाई। अब सरकार क्या करेगी कि उस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे सकती है, उस प्रस्ताव को मना भी कर सकती है, या फिर दोबारा उसको जिला परिषद को विचार करने के लिए भी बोल सकती है भाई। ठीक है, तो 3 ऑप्शन है भाई सरकार के पास। या तो उसको हटा सकती है, जो भी प्रस्ताव है उसको खारिज कर सकती है, इसके साथ में रिकंसिडरेशन की भाई आप दोबारा से इसके बारे में सोचिए। तो वो सरकार क्या करेगी? 30 दिन के अंदर या तो मंजूर करेगी या फिर वापस भेज देगी भाई। ठीक है, अब मान लिया कि मंजूर हो गया तो क्या होगा? टैक्स लागू हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है भाई? ये पूरी प्रक्रिया है भाई। किस धारा के अंतर्गत है? धारा 148 के अंतर्गत है। तो भाई दोस्तों थोड़ी पढ़ाने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि शादी का सीजन चल रहा है और बाहर सभी म्यूजिक बज रहे हैं भाई, तो पढ़ाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब धारा 149 भाई, तो धारा 149 में क्या दिया गया है कि फीस का एकत्रीकरण, यानी कि फीस को किस प्रकार कलेक्ट किया जाएगा, यानी कि जिला परिषद फीस को किस प्रकार कलेक्ट करेगी भाई। ठीक है, तो भाई दोस्तों दिया गया है कि जिला परिषद सरकार के नियंत्रण में व दिशा निर्देश के अनुसार क्या कर सकती है? फीस को कलेक्ट कर सकती है। फीस कलेक्ट कहाँ से करेगी? सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, या फिर जो रेस्ट हाउस है उस जिला परिषद के एरिया में जो रेस्ट हाउस हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, या फिर सरकारी हॉस्पिटल हैं, या फिर और कोई सरकारी संस्थान है, तो उनसे फीस कलेक्ट कर सकती है। मंजूरी किसकी चाहिए भाई? पहले मंजूरी चाहिए भाई सरकार की। सरकार के नियंत्रण में उसको क्या करना है? काम करना है। इसके साथ साथ में जो वाटर सप्लाई है या फिर पानी को इकट्ठा करने से रिलेटेड है, उसके लिए भी फीस ली जाती है। तो वो फीस भी क्या है? वो भी जिला परिषद इकट्ठा करती है भाई। इसके साथ में कहा गया है कि भाई जितने मेले लगते हैं, जो उस एरिया के अंदर जितने मेले लगते हैं, जो जिला परिषद का एरिया होता है उसमें मेले लगते हैं, या फिर एग्रीकल्चर के शो होते हैं, या फिर कारखानों के जो इंडस्ट्रियल जो एग्जीबिशन होते हैं, उन सब से भी फीस ली जाती है भाई। उन सब से भी फीस ली जाती है। उसको कौन कलेक्ट करती है भाई? जिला परिषद कलेक्ट करती है। किस धारा के अंतर्गत भाई? धारा 149 के अंतर्गत। धारा 149 के अंतर्गत 148 में 147 में कर लगाया जाएगा, 148 में उसकी प्रक्रिया होगी, 149 में फीस इकट्ठी की जाएगी भी, और 150 में क्या करेंगे? कर का आकलन व एकत्रीकरण, यानी कि कर का आकलन व एकत्रीकरण भाई। तो इस धारा के अंतर्गत दिया गया है कि भाई कर का आकलन किस प्रकार होगा। मान लिया किस व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, या फिर कौन से व्यक्तियों की क्लास के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, जैसे कि एक जाति के ऊपर लगाया जाएगा, या फिर अलग से, मतलब कि जो भी आकलन है वो होगा किस प्रकार। तो इसकी बात कहाँ पे हुई है? धारा 150 में हुई है। और फिर अगर टैक्स लगाया है तो इसको इकट्ठा भी करना है भाई। तो उन सब की बात धारा 150 में हुई है। तो भाई क्या है कि कौन व्यक्ति टैक्स देगा, टैक्स किस प्रकार कलेक्ट किया जाएगा, इन सब से संबंधित जितने भी नियम हैं वो 150 से बनाए जाएंगे। इसके साथ में ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इस टैक्स को इकट्ठा करेंगे या फिर इसका आकलन कर लेंगे, उनको पैसा कहाँ से दिया जाएगा? वो जिला परिषद निधि से दिया जाएगा, यानी कि जिला परिषद उनको पैसा देगी भाई। किस धारा के अंतर्गत भाई? धारा 150 के अंतर्गत भाई। ठीक है भाई। आइए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं धारा 151 में क्या बात हुई है? करों की किस्तें, यानी कि इंस्टॉलमेंट ऑफ दी टैक्सेज, यानी कि जो कर धारा 150 के अंतर्गत जिस कर का आकलन किया गया है, जिस कर को इकट्ठा करने की बात हुई है, वो कितनी किस्तों के अंदर लिया जाएगा, और किस्तों का टाइम क्या होगा कि भाई साल के अंदर 2 किस्तें होंगी, या फिर साल के अंदर 3 होंगी, या 4 होंगी। इन सब का निर्णय कौन सी धारा के अंतर्गत लिया जाएगा? धारा 151 के अंतर्गत लिया जाएगा भाई। ठीक है भाई। 150 में करों के आकलन की बात हुई है, 151 में करों की किस्तों की बात हुई है, इंस्टॉलमेंट की बात हुई है। ठीक है। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट धारा आगे भी हमारी धारा 152 भाई, साथ साथ में बता देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। धारा 152 में क्या बात हुई है कि बजट की बात हुई है, जिला परिषद के बजट की बात हुई है। ठीक है। इसके साथ साथ में ये भी बता देते हैं कि
पंचायत समिति का बजट कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो वो धारा 102 है भाई। क्या है भाई? धारा 102 के अंतर्गत पंचायत समिति के बजट की बात हुई है। तो भाई बजट होता क्या है? बजट क्या होता है? एक वार्षिक अनुमान होता है कि इस साल हमारी कितनी कमाई होगी और इस साल हमारा कितना खर्चा होगा। ये अनुमान लगाया जाता है और उसी को क्या बोलते हैं भाई? उसी को हम बोलते हैं बजट बोलते हैं भाई। तो क्या करते हैं भाई? तो जिला परिषद क्या करती है? जिला परिषद ये अनुमान लगाती है कि इस साल हमारा कितना खर्चा होने वाला है, कितना हमारा इनकम होने वाली है। इस सभी का क्या है कि बजट तैयार किया जाता है कि कहाँ कहाँ हमें खर्चा करना है, कहाँ से हमारी इनकम आएगी। तो बजट तैयार हो गया भाई। जैसे ही बजट तैयार होता है किसको भेजा जाता है भाई? सरकार को भेजा जाता है। बजट क्या किसको भेजा जाता है? सरकार को भेजा जाता है, उसकी अप्रूवल के लिए, मंजूरी के लिए। अब सरकार क्या करेगी? 60 दिन के अंदर या तो बजट को मना भी कर सकती है, ठीक है, खारिज भी कर सकती है, या फिर क्या कर सकती है कि दोबारा से जिला परिषद को दोबारा से विचार करने के लिए बोल सकती हुई, दोबारा से विचार करने के लिए बोल सकती है। मान लिया कि बजट वापिस आ गया भाई, बजट वापिस आ गया, अब क्या करेगी जिला परिषद? उसके ऊपर दोबारा से विचार करेगी भाई। अब फिर दोबारा भेजेगी भाई सरकार को। फिर कहा गया कि 60 दिन के अंदर दोबारा से भेजा जाएगा भाई बजट। अब बजट दोबारा भेजा गया। अब सरकार की अगर मान लिया कि साल के आखिर तक कोई मंजूरी नहीं आती है, आखिर तक सरकार का कोई जवाब ही नहीं आता है, तो ये समझा जाता है कि सरकार ने उस बजट को मंजूर कर लिया है भाई। ये क्या है? ये बजट की प्रक्रिया है। सबसे पहले क्या होगा? बजट पास होगा, सरकार को भेजा जाएगा। 60 दिन के अंदर सरकार या तो मंजूर कर लेगी या फिर क्या करेगी? वापिस भेज देगी। वापिस आ गया तो दोबारा से उसके ऊपर दोबारा से विचार होगा, फिर दोबारा सरकार को भेजा जाएगा। कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर। अगर मान लिया साल के आखिर तक कोई जवाब नहीं आया तो हम समझ सकते हैं कि सरकार ने बजट को मंजूर कर लिया है भाई, ठीक है। इसके साथ में यह भी कहा गया है कि जब तक मंजूरी ना मिले तब तक क्या है कि हम उसका एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकते भाई, उसका एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकते। इसके साथ में यह भी कहा गया है कि एक बार जब बजट पास हो गया तो उसकी एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भी तैयार की जा सकती है कि अगर हमें बजट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए भाई, जैसे कि हमें पैसा कहीं पे लगाना था लेकिन अब हम उसको मना कर रहे हैं, अब और किसी जगह उस पैसे को लगाना है, तो क्या है कि इस प्रकार की एक रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेजी जा सकती है और सरकार की मंजूरी के साथ ही उसको लागू किया जाएगा भाई। तो भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है भाई? यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है धारा भाई। तो धारा 102 के अंतर्गत पंचायत समिति के बजट की बात हुई है। धारा 152 के अंतर्गत किसकी बात हुई है? जिला परिषद के बजट की बात हुई है भाई। अब धारा 153 और 154 भाई देखिए भाई, धारा 153 में कहा गया है खाता व लेखा यानी कि अकाउंट भाई, ठीक है, खातों की बात हुई है। लेकिन आप देखिए कि बेयर एक्ट में इसमें कुछ भी नहीं लिख रखा भाई, बस ये लिख रखा है कि जिस प्रकार प्रिस्क्राइब किया जाएगा उसी प्रकार से खाते तैयार किए जाएंगे भाई। जिस प्रकार आपको बताया गया है आप उसी प्रकार खातों को तैयार कीजिए भाई। अब भाई इसमें कुछ लिखा नहीं गया है, लेकिन पंचायत समिति में इसके बारे में लिखा गया था, तो भाई उसी तरीके से होगा भाई। ये कैसे होगा? इसमें होगा कि एक स्टेटमेंट तैयार की जाएगी भाई। खातों की मतलब क्या होगी? एक स्टेटमेंट तैयार की जाएगी कि भाई कितनी इनकम हुई है उसकी भी रिसिप्ट होगी भाई। इनकम हुई है उसकी एक रिसिप्ट तैयार की जाएगी कि इतनी कमाई हुई है, खर्चा हुआ है उसकी भी एक रिसिप्ट तैयार होगी, कहाँ कहाँ खर्चा हुआ है, और जो पैसा बच गया उसकी भी रिसिप्ट तैयार होगी कि ये पैसा खर्च नहीं हुआ। तो इन सभी को एक बुक के अंदर या रजिस्टर के अंदर नोट किया जाता है। तो इनका पूरा क्या किया जाता है? एक पूरे अकाउंट्स तैयार किया जाता है, यानी कि इनका पूरा खाता तैयार किया जाता है। किस धारा के अंतर्गत भाई? धारा 153 के अंतर्गत। किसका खाता भाई? जिला परिषद का खाता भाई, ठीक है। अब बात आती है 154 में लेखा परीक्षा भाई। देखिए खाता परीक्षा भी बोल सकते हैं, लेखा परीक्षा भी बोल सकते हैं, ऑडिट भाई, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑडिट। यानी कि जो भी खाते तैयार किए गए हैं, जो भी स्टेटमेंट तैयार हुई है उसकी परीक्षा मतलब जांच होगी भाई इसकी, क्या ये सही है या नहीं है। तो क्या होगा कि सरकार एक अथॉरिटी को चुनेगी कि भाई आप इन खातों की जांच कीजिए भाई, इन खातों की जांच कीजिए, कहीं पे पैसे का जो हेर फेर है, इधर उधर पैसे तो नहीं हुए हैं, या फिर जिला परिषद ने हमें कोई गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दी है, ठीक है। तो इनके लिए एक अथॉरिटी चुनी जाती है। अब अथॉरिटी क्या करती है? अथॉरिटी उस पूरे की खाते की क्या करती है? जांच करती है, और 30 दिन के अंदर क्या करती है?
वापिस से जिला परिषद के पास भेजती है। अगर उसे लगता है कहीं पे इरेगुलरिटीज हुई है, यानी कि पैसे का हेर फेर हुआ है, तो फिर क्या करेगी, जिला परिषद से जवाब मांगेगी भाई। ठीक है, तो 30 दिन के अंदर तो जिला परिषद के पास भेजेगी भाई वो। फिर क्या होगा कि जिला परिषद को लगे कि हाँ भाई हमने कुछ गलती की है, या फिर नहीं भी की, या फिर वो अथॉरिटी कहती है कि आपने गलती की है, तो क्या है कि दोबारा से अगर उसके अंदर कुछ गलती हुई है तो उसके अंदर कुछ सुधार करके, यानी कि दोबारा से वो क्या किया जाएगा, जो ऑडिट्स है वो दोबारा से, ऑडिट्स नहीं भाई, जो अकाउंट्स है वो दोबारा से किसके पास भेजा जाएगा, दोबारा से उस अथॉरिटी के पास भेजा जाएगा। उसको जवाब दिया जाएगा कि भाई जो भी इरेगुलरिटीज हुए हैं वो किस कारण से हुई हैं। अब देखिए भाई, अब ये अथॉरिटी थी, अथॉरिटी कितने दिन के अंदर भाई, 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर जिला परिषद को भेजेगी भाई। ठीक है, और जिला परिषद दोबारा इस अथॉरिटी को जो रिपोर्ट भेजेगी या फिर अकाउंट भेजेगी वो 3 महीने होंगे भाई, 3 महीने, यानी कि 90 दिन के अंदर भेजेगी भाई, 3 महीने भाई। ठीक है, तो किस धारा के अंतर्गत भाई, धारा 154 के अंतर्गत भाई। दोस्तों उम्मीद करते हैं सभी धाराओं को हमने पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया है। तो आज हमारी जो धाराएं हुए हैं, धारा 154 तक कंप्लीट हो गई है। इसके बाद बचती हैं हमारी धाराएं चैप्टर नंबर 18, जहां पे क्या होगा कि जिला परिषद के ऊपर निगरानी किसकी होगी भाई, जिला परिषद के ऊपर निगरानी किसकी होगी, और धाराएं कहां से कहां तक होंगी भाई, वो होंगी 155 से 160 तक, 155 से 160 तक। फिर हमारा क्या है, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, यानी कि हमारे 3 चैप्टर लगा लीजिए भाई, यानी कि 3 सेक्शन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम बात करेंगे इलेक्शन की भाई, फिर क्या बात करेंगे, इलेक्शन की, और फिर इलेक्शन के नियमों की बात करेंगे। अब ये इन सभी के ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के इलेक्शन से रिलेटेड एक ही धारा है, 161 है, और फिर उसके नियमों के बारे में बात हुई है, नियम के बारे में बात हुई है धारा 188 तक। ठीक है भाई, तो ये पूरा ओवरव्यू है। फिर मिसलेनियस है, और फिर एक अमेंडमेंट के बाद एक संशोधन और किया गया है, जिसमें एक कितनी है, 219 से कुछ धाराएं 280 तक दी गई हैं। सभी को विस्तार के साथ पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि साथ साथ में हम मॉक टेस्ट भी डाल रहे हैं, तो उन सभी की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच जाएगी भाई। ठीक है भाई, चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।